आप सभी लोगों का सबलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है भारतीय शिक्षा का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। अभी तक हमने लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में बात की थी और आज हम बात करने जा रहे हैं गोखले विधेयक की। गोखले विधेयक जो कि 1911 और 1913 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से भी संबंधित है। तो उस पर आज हम पूरी चर्चा करेंगे कि 1913 में कौन सी शिक्षा नीति बनी, क्यों बनी, कैसे बनी और क्यों आवश्यकता पड़ी गोखले विधेयक की। तो सबसे पहले जो आपको पिक्चर दिख रही है ये गोपाल कृष्ण गोखले की है, तो इन पर भी चर्चा करना जरूरी है क्योंकि हम इन्हीं के विधेयक की बात कर रहे हैं जो इन्होंने प्रस्ताव संसद में पारित करने के लिए प्रस्तुत किया था। तो थोड़ी सी चर्चा गोपाल कृष्ण गोखले पर। तो गोपाल कृष्ण गोखले देखिए एक राजनीतिक विचारधारा से उत्पन्न व्यक्ति थे जिनके बारे में ये कहा जाए कि उस समय कांग्रेस जो पार्टी थी वो काफी चरम सीमा पे चल रही थी। हर चीज जो है कांग्रेस पार्टी के रूप में सामने लाई जाती थी। जब भी कोई बात भारतीयों के रूप में प्रशासन को सौंपी जाती थी तो वहां पर भी एक दो दल बने हुए थे। आपने सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये जो दल था इनका वो था नरम दल, और जो हमारा दूसरा दल था वो था गरम दल। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो नरम दल में आते हैं। अभी नरम दल और गरम दल ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, इतना बता दूं कि नरम दल ये चाहता था कि जो सरकार है यानी ब्रिटिश सरकार, क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार ही थी, तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों के लिए काम करे, भारतीयों के हिसाब से, क्योंकि ये भारत है। लेकिन गरम दल चाहता था कि किसी भी काम में पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार यहाँ से चली जाए और हर हाल में जो है हमें अपनी पूरी तरीके से पूरी स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि अगर मान लीजिए एकदम से स्वतंत्रता मिल गई तो उसको संभालोगे कैसे, चलाओगे कैसे। तो वो चाहते थे कुछ नियमावली अंग्रेजों की बनी रहे, उनकी सहायता से हम अपने देश में कुछ नियम कानून लागू करके भारतीयों को आगे ले जाएं और उन्नति के रास्ते पर ले जाएं। तो कहीं ना कहीं देखिए हर जगह विचारधाराएं होती हैं और ये भी एक विचारधारा है। अब आप गरम दल को पसंद करते हैं तो गरम दल, जो नरम दल को पसंद करते थे नरम दल, दोनों का अपना अपना एक नजरिया है ना। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं क्रांतिकारी जो रूप लिया वो गरम दल ने लिया। गरम दल की बात करूं, जो गरम दल है उसमें लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, तो उनका जो है क्रांतिकारी स्वरूप बहुत आगे चला गया। लेकिन जो नरम दल के थे ये भी कमजोर नहीं थे। इसमें आप जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महात्मा गांधी हैं और एक नाम और आता है लौह पुरुष जो हमारे थे वल्लभ भाई पटेल हैं, तो ये सारे नाम नरम दल में आते थे। तो कहीं ना कहीं ये लोग चाहते थे कि एक अच्छे से व्यवस्थितीकरण जो है वो हमारे देश में लागू हो और सबका भला हो, इस तरीके से इनकी विचारधारा थी, है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले का मैंने एक थीसिस में क्वेश्चन देखा था कि इनके गुरु कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले के। तो मैं आपको बता दूं इनके गुरु जो थे वो थे महादेव रानडे, ठीक है, ये इनके गुरु थे। अगर इनका पूरा नाम बताऊं तो इनका नाम था महादेव गोविंद रानडे, ठीक है, लेकिन आप इतना भी याद कर लेंगे तो बहुत है। और अगर ये इसमें एक सीरीज में बना दूं छोटी सी तो आपको याद रहेगा, यहाँ पर थे महादेव रानडे और इसके नीचे आ जाएंगे गोखले, और इसके नीचे यानी कि गोखले किसके गुरु थे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग नाम बता रहा हूं मैं जो हमेशा याद रहता है आपको, महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी के कई रूप में गुरु, कई अलग अलग गुरु देखेगा, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु माने जाते हैं। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि ये गुरु उनके कई हैं लेकिन ये राजनैतिक गुरु थे। कौन? गोखले। और चलिए आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि 1889 की बात है जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद इन्होंने 1906 में पार्टी छोड़ दी किसी कारण से। शायद विचारधाराओं में कुछ जो है अंतर रह गया हो, ना समझ में आ रही हो, तो लोगों ने पार्टी छोड़ दी। आजकल भी यही चल रहा है, पार्टी ज्वाइन करो, छोड़ दो, जहां भी मन करे वहां चले जाओ। तो फिलहाल इन्होंने भी 1889 यानी कि 1889 में ऐड किया अपने आप को कांग्रेस में और 1906 में छोड़ दिया। कहते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता है, मतलब कुछ भी हो, ये ब्रिटिश सरकार के साथ लेके भले चल रहे हो, लेकिन इनको स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। जैसे आजकल बड़ा स्वदेशी वाला बात चल रही है कि स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए।
कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी छोटी सी विचारधारा यहाँ पे रखूं तो स्वदेशी अपनाना इतना आसान नहीं है। न जाने कितनी चीजें हैं जो हमारे पास हैं ही नहीं, पूरी तरीके से वो बाहर से आती हैं। तो अगर आप ये कहें कि नहीं हम तो सिर्फ स्वदेशी देखेंगे तो आप आधी चीजों से वंचित रह जाएंगे। आप गूगल को ले लीजिए, और भी चीजें ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डेली यूज करते हैं और बाहर से आती तो, और आप सोचोगे नहीं बाहर से चलो ये हमारे पास नहीं है तो हम ये यूज कर लें, तो कहीं ना कहीं जो विदेशी हैं वो भी यही सोचेंगे कि आप जो आपके पास है नहीं आप सिर्फ वही विदेशी यूज कर रहे हो, बाकी हमारा कुछ यूज नहीं करना चाहते हो। तो एक वैचारिक मतभेद जो है ना वो उसमें परेशानी आ सकती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन है, इसको लेके चलना है, लेकिन हाँ अच्छी बात है हम अपना स्वदेशी भी लेके चलेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी हमें ठीक लगता है तो हम और भी चीजें देख सकते हैं। ये तो दुनिया है, हर चीज हर विचारधारा को लेके चलना पड़ता है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन है। अगर आपके पास प्रश्न आता है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता किन्हें कहा जाता है, तो ये आप नाम लिखेंगे यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले का। इन्हीं की बातों से, या हम कहें कि इन्हीं को आदर्श मानकर महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आगे लाए। वो कहे कि हाँ हम अपने कपड़े जो खादी वाले कपड़े हैं उसका प्रयोग करेंगे, तो वो कहाँ से आया था? वो इन्हीं के आंदोलन या उनके विचारधारा से ही पैदा हुआ था। तो उम्मीद है आपको ये छोटी मोटी जानकारी अच्छी लगी होगी, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है उस पर हम ध्यान देते हैं और ये देखते हैं कि क्या चीज़ें उसमें जरूरी है। तो एक चंद लाइनें हैं आपके सामने मैंने लिखी हैं कि महात्मा गांधी ने अपने गुरु को याद करते हुए कहा था कि गोखले क्रिस्टल की तरह साफ थे, एक मेमने की तरह दयालु थे और एक शेर की तरह साहसी थे, और इन राजनीतिक हालात में वो आदर्श पुरुष थे। तो ये लाइन एक बार मैंने किसी पेपर में देखी है कि किसने कही थी गोखले के लिए, तो खैर बहुत फेमस लाइन है, महात्मा गांधी ने अपने गुरु के लिए कही थी, तो जाहिर सी बात है फेमस तो होनी ही थी। तो ये लाइन भी अगर आपने नहीं सुनी है तो आज के बाद याद रखिएगा। ये एक प्रश्न है जो उम्मीद करता हूं आप लोग इसका लास्ट में आंसर जरूर दे दीजिएगा। अगर स्टार्टिंग में मालूम है तो स्टार्टिंग में ही कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि गोखले बिल का जो संबंध था वो एग्जैक्टली था किस चीज से। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा, अनिवार्य महिला शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा या अनिवार्य तकनीकी शिक्षा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और मैं पूरी चर्चा करूंगा, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको कहीं डाउट भी हो जाए, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत जरूर कहा, लेकिन इनका जो फोकस था वो किस चीज पे था ये आपको बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं गोखले विधेयक एवं शिक्षा नीति की। इसकी जो डेट है वो याद रखिएगा, 1911 में ये पॉलिसी रखी गई, इसके सुझाव दिए गए और उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं। तो गोखले शिक्षा नीति, गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश काल में केंद्रीय धारा सभा यानी कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। गोखले अपने समय के अच्छे समाज सेवक, अच्छे शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने उच्च धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव रखा। ठीक है, इस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपको कुछ चीज समझ में आएगी। अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया। ये प्रस्ताव इस प्रकार था, यह सभा सिफारिश करती थी कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग नियुक्त करना चाहिए। उनका कहना था कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है काफी कमजोर है, अगर शुरुआत ही कमजोर हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि आयोग भले ही बहुत आए हों लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर जोर कोई नहीं दे पाया था। आगे बात करते हैं इन्होंने अपने प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया। प्राथमिक शिक्षा के लिए केंद्र में अलग से प्राथमिक शिक्षा विभाग खोला जाए। केंद्र में प्राथमिक शिक्षा विभाग खोलने का सुझाव दिया, जिसमें 6 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। ये बात कहाँ स्टार्ट हुई? कभी पूछा जाए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का जो आगाज किया गया था, शुरुआत कही गई थी, एक बात कही गई थी, कहाँ से? तो वो गोखले बिल से शुरुआत हुई थी। यहाँ से प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण के लिए एक अलग से सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्थानीय निकाय और प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय को 1:2 के अनुपात में वहन करें, मतलब एक हिस्सा जो है वो केंद्र का होना चाहिए और 2 हिस्से प्रांत के होने चाहिए, जो कि स्टेट, मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपए के आसपास बात करी जा रही है तो ये कहना चाहते हैं कि लगभग 65 रुपए के आसपास एक स्टेट दे और 35 रुपए के आसपास सरकार, केंद्र सरकार खर्च करे, जिससे वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का लेखा भी प्रस्तुत किया जा सके।
अब हम बात करते हैं जो गोखले विधेयक की। तो गोखले विधेयक की बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अभी तक हम दे रहे थे सुझाव। तो जो भी केंद्रीय सभा थी उसमें खुलकर खूब चर्चा हुई। केंद्र में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए पृथक विभाग स्थापित किया गया और प्राथमिक शिक्षा पर नियंत्रण करने के लिए कदम नहीं उठाए गए। बात को समझ रहे हैं ना? विभाग तो बन गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा पर जो बातें कही गई थी, भाई ये भी कर दो वो भी कर दो, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो 1911 में गोखले ने इसी प्रस्ताव को केंद्रीय सभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब सुझाव से काम नहीं चलेगा, अब हम सीधे विधेयक लाएंगे, बिल लाएंगे। कहाँ प्रस्तुत किया? संसद में। क्या हुआ? तो चलिए इस पे भी छोटी चर्चा कर लेते हैं। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा संबंधी इस विधेयक को 18 मार्च सन 1911 ईस्वी को केंद्रीय धारा सभा में पेश किया। भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने का समय आ गया है। प्रारंभ में ही नियम उन्हीं क्षेत्रों में लागू किए जाएं जिनमें 1% बच्चे प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और इस प्रतिशत को निश्चित करने का अधिकार गवर्नर जनरल की काउंसिल को होगा। ऐसा सुझाव दिया गया विधेयक में। स्थानीय निकायों को यह अधिकार होगा कि वे इसे अधिनियम को पूरे क्षेत्र में लागू करें और किसी सीमित भाग में भी लागू कर सकते हैं। स्थानीय निकायों को यह अधिनियम लागू करने से पूर्व प्रांतीय सरकारों को अनुमति लेनी होगी। प्रांतीय सरकार की अनुमति लेना जरूरी है, कोई भी आप बदलाव करना चाहते हैं तो। पहले अधिनियम बालकों की शिक्षा पर लागू किया जाएगा, उसके बाद बालिकाओं की शिक्षा पर भी लागू होगा। कहने का आशय है कि सिर्फ बालकों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर महिला शिक्षा की भी बात हो रही है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर। स्थानीय निकाय यदि उचित समझें तो अपने क्षेत्र में भी शिक्षा कर लगा सकते हैं। ये भी कहा गया कि भाई अगर जो प्राइवेट हैं वो चाहें तो अपने हिसाब से कर ले सकते हैं, अगर पढ़ाना चाहें तो। ये सारी चीजें उस बिल में रखी गई, लेकिन उन्होंने ये फोकस किया इस बात पे कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, सरकार को कहीं ना कहीं फ्री करना पड़ेगा अपना काम, क्योंकि वो लोग तो जो पढ़ा रहे हैं वो तो कुछ ना कुछ लेंगे ही, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं दे सकते हैं तो उनकी जो भी उनकी शिक्षा दीक्षा है वो क्यों छूट जाए। तो ये चीज फोकस वाली बात है कि निःशुल्क शिक्षा लागू करने पर जोर देने की बात यहाँ पे कही गई थी। हुआ क्या, उस पर बात करते हैं। तो शिक्षा नीति 1913 का आगाज हो गया। क्यों आगाज हुआ, मैं इसके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। कि जब उन्होंने अपना संसद में प्रस्तुत रखा, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, तो एक सरकारी जो प्रवक्ता थे जिनका नाम हरटांग बटलर था, उन्होंने इस विधेयक का विरोध किया और कहा कि ये विधेयक समय से पहले रखा गया है। इस समय प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में बहुत दिक्कतें होंगी। प्रांतीय सरकारें अभी इसके पक्ष में नहीं हैं। स्थानीय निकाय ने भी इस संदर्भ में अपनी असमर्थता प्रकट की। मतलब स्थानीय निकाय जो थे उन्होंने कहा भाई हमारे बस का भी काम नहीं है ये। सामान्य भारतीय जनता इसके लिए कोई मांग भी नहीं कर रही है। खास बात क्या थी कि जो जनता है, जब जनता मांग करती है तभी तो पूरा होता है सब कोई काम, तभी तो हल्ला मचता है। यहाँ पे जनता ही कुछ नहीं कह रही, भाई ठीक है जो है चलने दो। और शिक्षित भारतीय भी इसकी अनिवार्यता के पक्ष में नहीं है। जो भी लोग पढ़े लिखे हैं वो भी कहते हैं ठीक है, जो पढ़ना चाहता है पढ़े, नहीं पढ़ना चाहता है ना पढ़े, क्या दिक्कत, जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हो, है ना। आजकल के बच्चे का सुन ले तो क्या बात है, गोखले ने जबरदस्ती पढ़ाई करवाने का जो है वो कर दिया था, वरना आज अच्छी खासी मस्त होते, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं होती, है ना। खैर ये तो मजाक था। और इसके बारे में बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। तो गोखले ने बटलर के सभी तर्कों को बेकार बताया। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे राज्य हैं उसमें अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जो भारतीय हैं वो पढ़ेंगे भी तो कमजोर रह जाएंगे। जाहिर सी बात है, जड़ मजबूत होनी चाहिए। तो इसमें जो ये नरम दल के थे तब भी इनकी बातें गरम दल ने मानी। ये सोच लीजिए, कांग्रेस के जो भी लोग थे समर्थित, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, सब ने मानी। वहां पे जिन्ना भी थे, वहां पे मदन मोहन मालवीय भी थे, वहां पे तिलक भी थे। सबने कहा कि हाँ भाई ये बात सही है कि ये जो प्राथमिक शिक्षा है कहीं ना कहीं इसमें लोगों को बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, जागरूकता मिलनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए शिक्षा। लेकिन हुआ क्या कि जो भारतीय रियासतें थी उनके प्रतिनिधियों ने सरकार के पक्ष में मत दे दिया और ये विधेयक कुछ मतों से गिर गया। मतलब ये जो विधेयक उन्होंने पारित किया था, किसने? गोखले ने, गोखले बिल, ये गिर गया। शायद इसीलिए इतिहास के पन्नों में ये दब गया। लेकिन आगे इसका असर क्या हुआ इसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने, जो गोखले थे, उनको लगा कि भाई बात हमारी खराब हो गई है। आप जानते हैं ना, भारतीय लोगों की जब बात खराब होती है तो फिर वो पीछे पड़ जाते हैं उस चीज के। बाहर होता है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में बात खराब हो गई है तो अब तो इसको और पूरा करना है। तो फिलहाल उन्होंने जो विधेयक पेश किया वो पास नहीं हो पाया और ब्रिटिश सरकार ने जो भी चल रहा था उसको चलने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जरूर देखने को मिला।
20 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आते हैं। कौन आते हैं? जॉर्ज पंचम। ठीक, जॉर्ज पंचम आते हैं और वो कहते हैं कि हम 50 लाख रुपए अतिरिक्त दान देंगे प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए। आप और भी अच्छे नियम बनाइए। क्यों? क्योंकि गोखले बिल की बात कहीं ना कहीं ब्रिटिश में पहुंच चुकी होगी, इंग्लैंड में पहुंच चुकी होगी। और उन्होंने 1912 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में अपने अभिभाषण में कहा कि मेरी इच्छा है कि पूरे देश में स्कूल और कॉलेजों के जाल बिछा दिए जाएं। अब इतना सुनने के बाद जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो समझ गए कि ये जो बात है बहुत ऊपर तक जा चुकी है, अब हमें काम करना ही करना पड़ेगा। और उसी के आधार पर शिक्षा नीति 1913 का आगाज हुआ, शुरुआत हुई और उसके नियम कानून बनाए गए। लेकिन बात वही है ना, वो भारतीय थे, वो अंग्रेज थे, नियम किसको बनाने थे? अंग्रेजों को। तो वो अपनी बात जहां भी जैसे भी, क्योंकि सरकार भी उन्हीं की थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही बनाई, भले ही बात पहुंची थी ब्रिटिश संसद में। तो अब हम बात करते हैं शिक्षा नीति 1913 की। तो कभी भी प्रश्न आता है कि शिक्षा नीति 1913 किस चीज से प्रभावित है, तो आप बताएंगे गोखले के बिल से प्रभावित है। भारत सरकार ने 21 जनवरी 1913 को शिक्षा संबंधी नया प्रस्ताव प्रकाशित किया। शिक्षा नीति 1913 के आधारभूत सिद्धांत, शिक्षा संबंधी के प्रस्ताव में 3 आधारभूत सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से हैं? प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक विषयों का समावेश करना, शोध कार्य और उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा संस्थाओं में संख्या की वृद्धि करने की अपेक्षा उनके स्तर को ऊंचा उठाने पर अधिक ध्यान देना। तो आधार तो बनाए गए, लेकिन आप देख रहे हैं कोई खास बात ऐसी नहीं बोली गई जो लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन ये कहीं ना कहीं प्रभावित थी गोखले के बिल से, इसलिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर को अच्छे से प्रस्तुत किया गया। क्या कहा गया प्राथमिक शिक्षा के संबंध में? प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सरकार ने स्वीकार किया कि इस पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और सबसे अधिक व्यय भी किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में आगे स्पष्ट किया गया कि कुछ प्रशासनिक और आर्थिक कठिनाइयों के कारण अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। समझ गए बात को? अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा बात भले ही कही गई हो, लेकिन लागू नहीं हो पाई। लेकिन आगे क्या कहा गया कि गैर सरकारी प्रयासों को प्रोत्साहन देकर प्राथमिक शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न किया जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर जो गोखले थे उनकी बात यहाँ पर मानी नहीं गई। आगे क्या है कि सरकार ने संकेत दिया कि अभी प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण रूप से निःशुल्क नहीं किया जा सकता, परंतु स्थानीय निकाय, निर्धन और पिछड़े वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करी जाएगी। तो निःशुल्क पूरी तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन प्रयास करेंगे कि जो निर्धन और पिछड़े हैं उनके लिए हम व्यवस्था कर पाए तो करेंगे, क्योंकि यहाँ बात कहना अलग चीज होती है, लागू तो नहीं किया गया ना। आगे क्या होता है? प्रस्ताव में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिए। प्राथमिक स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था की जाए, प्राथमिक स्कूल स्वच्छ स्थानों पर स्थापित किए जाएं, उनके लिए सस्ते भवनों का निर्माण किया जाए, निम्न प्राथमिक जो लोअर प्राइमरी स्कूल हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाए और इन स्कूलों में पढ़ने लिखने तथा सामान्य गणित की शिक्षा के साथ साथ कला, प्रकृति निरीक्षण और शारीरिक व्यायाम की भी शिक्षा दी जाए। तो मतलब प्राथमिक स्कूलों में कुछ चीजें ऐसी बढ़ा दी जाए जो कि बच्चों के लिए लाभदायक हो सके। प्राथमिक स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में विकसित किया जाए, साथ ही उपयुक्त स्थानों पर उच्च प्राथमिक स्कूल भी खोले जाएं। मतलब यहाँ अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी को विकसित करने की बात कही जा रही है। जिन स्थानों पर स्थानीय निकाय प्राथमिक स्कूलों की व्यवस्था न कर पाए, वहां व्यक्तिगत प्रयास, मतलब पूरी तरीके से जो मान लीजिए कोई नगर पालिका है या कोई भी संस्था है वो अगर व्यवस्था नहीं कर पा रही, तो जो व्यक्तिगत तरीके से प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास करते हैं तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा संबंधी निर्णय एवं सुझाव। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या कहा गया? सरकार ने स्वीकार किया कि माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व को सही ढंग से नहीं निभा पा रही थी। प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय और सुझाव दिए, जैसे सरकारी माध्यमिक स्कूल गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों के लिए आदर्श हो सकते हैं और सरकार अपने माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से उसको मुक्त न समझे। माध्यमिक शिक्षा संबंधी निर्णय एवं सुझाव। छात्रों को स्वास्थ्य विज्ञान की भी शिक्षा देनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का समय समय पर परीक्षण होना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए तथा माध्यमिक स्कूलों का नियमित रूप से निरीक्षण होना चाहिए।
हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में हस्तकौशल और विज्ञान की शिक्षा को सम्मिलित करना चाहिए और हाई स्कूल का पाठ्यक्रम अपने में पूर्ण इकाई होना चाहिए। पूर्ण इकाई का मतलब एक संपूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाई स्कूल में कुछ चीज छूट गई जो आगे हम पढ़ा देंगे, चलो ये चीज छोटे स्तर पे है उसको बड़े स्तर पर देखें। तो एक अपने आप में एक पूर्ण पाठ्यक्रम होना चाहिए। आगे क्या है कि सरकार ऐसे स्थानों पर सरकारी माध्यमिक स्कूलों की स्थापना करे जहां गैर सरकारी प्रयासों से माध्यमिक स्कूल स्थापित नहीं है। तो यहाँ पर भी सरकारी स्कूल वहीं खुले जहां पर स्कूल नहीं है। गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को उदारतापूर्वक अनुदान दिया जाए, राजकीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रावासों की व्यवस्था की जाए और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का वेतन निश्चित हो और अंग्रेजी के शिक्षकों का जो अंग्रेजी शिक्षक हैं, मतलब अंग्रेजी को जो मान्यता ज्यादा दी गई, बाकी जो लोग थे उनको इतना मान्यता देने की बात यहाँ पर नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेजी के शिक्षक हैं उनको कम से कम 40 रुपए प्रति माह दिया जाए। दिया कितना जाता था? लगभग 30 रुपए या 25 रुपए। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के शिक्षक का बढ़ा दिया जाए, बाकी शिक्षकों का भी थोड़ा बहुत बढ़े, लेकिन अंग्रेजी को खास मान्यता यहाँ पर दी गई। अब 40 रुपए प्रति माह कितना कम हुआ ना। आज के अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा बहुत इसको देखें तो आज के हिसाब से लगभग 5,000 रुपए के बराबर है। अगर आज हम टीचर की एक लेवल देखें तो उसको लगभग 50,000 रुपए मिलते हैं। तो आज के हिसाब से आज जो स्थिति है वेतन के मामले में वो अच्छी है अगर हम उस टाइम से कंपेरिटी करें तो। उच्च शिक्षा के बारे में, तो उच्च शिक्षा के बारे में खास तौर पे कोई बात नहीं कही गई, लेकिन जब एक शिक्षा नीति बनाई जाती है तो पूरी तरीके से बनाई जाती है। तो क्या कहा वो उस पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार ने स्वीकार किया कि उस समय उच्च शिक्षा की व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी, जिसके लिए काफी सुझाव दिए गए। विश्वविद्यालयों में छात्रों के लिए छात्रावास, प्राध्यापकों के लिए प्राध्यापक निवास की व्यवस्था की जाए। विश्वविद्यालयों का कार्यक्षेत्र सीमित किया जाए और इसके लिए सर्वप्रथम प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो। तो जब प्रांत थे वहां पर सभी प्रांतों में विश्वविद्यालय नहीं थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात कही, कम से कम हर प्रांत में एक विश्वविद्यालय तो यानी कि एक यूनिवर्सिटी तो होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को आवश्यकता अनुसार विस्तृत किया जाए, उसको व्यवस्थित किया जाए। विश्वविद्यालयों का जो कार्यभार है वो कम किया जाए, उनके स्थान पर हाई स्कूल की मान्यता का कार्यभार प्रांतीय सरकारों को और देशी राज्यों को सौंपा जाए। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में युवकों के नैतिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण भी तैयार किया जाए। अगर हम व्याख्या करें इसकी कुल मिलाकर आखिर ये जो 1913 की शिक्षा नीति थी वो क्या थी, तो गोखले ने अपने प्रस्ताव में 1913 के सुझाव को नए रूप में प्रस्तुत किया। गोखले के द्वारा प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं वेतन निश्चित किए गए तथा प्राथमिक विद्यालयों की कक्षाओं में छात्रों की संख्या भी निश्चित की गई। लगभग गोखले ने कहा था कि लगभग 40 से 50 होनी चाहिए, जो कि कहा गया कि हाँ ठीक है 50 तक होनी चाहिए, इससे ऊपर दूसरी क्लास होनी चाहिए किसी भी कक्षा में। उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षा प्रस्ताव 1913 के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और वेतन भी निश्चित किए गए। उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ विश्वविद्यालयों की स्थापना केवल शिक्षण कार्य हेतु किए गए। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार किए, परंतु यह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। शायद तभी यह इतिहास में कहीं ना कहीं याद नहीं किया जाता है। लेकिन गोखले बिल अपने आप में इसीलिए फेमस था क्योंकि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जोर दिया और जो शैक्षिक योग्यता के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति होनी थी उस पर काफी ज्यादा जोर दिया गया और जो वेतन निश्चित करने की बात कही गई थी उस पर भी काफी ज्यादा जोर दिया गया। तो अगर कभी भी आपके प्रश्न में आती है बात तो उम्मीद करता हूं कि ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। फिलहाल आज के विषय में आज इतना ही है और इससे पहले जो मैंने प्रश्न पूछा था उम्मीद करता हूं आप उसका उत्तर देंगे और जल्दी ही मिलते हैं आपको आने वाले वीडियोस में। जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।